हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो ज्ञान बिंदु जीएस फुल टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, उसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किए थे लास्ट में। उसमें हम लोग देखे थे सेट 1। आज हम लोग देखेंगे सेट 2। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को मैं और एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप लोगों को अब डेली बेस पे बिहार दरोगा का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ भी अपलोडेड हो रहा है। तो एक दिन आपका यह रिवीजन वाला सेट आएगा और एक दिन जो है वो फुल एक्सप्लेनेशन वाला सेट कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट आएगा। तो यह दोनों एक एक दिन के अल्टरनेट में आता रहेगा ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप आराम से कवर भी सब चीज़ों को करते चले आएँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि तसोंगमो झील जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। तो यह जो झील है कहीं कहीं आप लोग पढ़े होंगे, इसको चांगू झील के भी नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये चांगू झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम में स्थित है। एक चीज और याद रखिएगा, सिक्किम से एक कथोक झील का नाम याद रखिएगा और एक युकसाम झील, यह दोनों झील भी जो है वो सिक्किम में ही स्थित है। आगे है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो है वो चुना गया है। तो यह किसको चुना गया है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि उड़िया पठार जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि उड़िया पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1360 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान से उड़िया पठार के अलावा और भी याद रखिएगा, नागौर का पठार, आबू पठार, भोरट पठार, यह सब जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। तो बिहार, पंजाब, राजस्थान और केरल। तो केरल की अगर बात कीजिएगा तो केरल राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती है। वो कौन कौन से है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी। तो यह टोटल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्सों के कारण के साथ मिलाइए। तो प्रतिशत हिस्से के साथ अगर आप मिलाइएगा तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात कीजिएगा तो यह हो जाएगा 12.1%। उपोष्ण कटिबंधीय की अगर बात कीजिएगा तो यह हो जाएगा 9.5%। उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन की बात कीजिएगा तो यह 37% हो जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात कीजिएगा तो यह 28.8% हो जाएगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो लगभग 25 से 35% के बीच में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो सबसे बड़ा भाषाई समूह यहाँ पे कौन हो जाएगा? इंडो अरबन जो है वो सबसे बड़ा भाषाई समूह हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो आर्यन। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और एक साइड देशों के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड उसकी राजधानियां लिखी गई हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आसंगाबाद। तो ये सब जो है वो सामने सामने ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है, यह आपको बताना है। माउंट एटना ज्वालामुखी है, ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट ब्लैक जो है वो ज्वालामुखी नहीं है। आगे है कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ठुमरी संगीत जो है वो कथक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथक से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो लोक कला युग में आपको सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है, सही नहीं है यह आपको बताना है।
यहाँ पे मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तंजौर कला राजस्थान, यही गलत है। तंजौर कला जो होगा वो कहाँ होगा, तमिलनाडु होना चाहिए था, ना कि राजस्थान होना चाहिए था। फिर है पटचित उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। फिर है कालमेस्तु, अरे फिर यहाँ देखिए दो दो गलत दे दिया है। कालमेस्तु तमिलनाडु नहीं बल्कि कालमेस्तु केरल होगा, तो यहाँ बी भी सही आंसर होगा और सी डी भी सही आंसर होगा। ए और सी जो है वो सही है और बी और डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1986 में। नेक्स्ट है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था, द फ्यूचर वी वांट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे ब्रिज मानव कहा जाता है। तो ब्रिज मानव कहा जाता है रिचर्ड सेंट बॉर बेकर को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है। तो भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जो राज्य है वो है राजस्थान, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट है कि लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, विषय वस्तु विश्लेषण कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषय वस्तु विश्लेषण। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अन्वय होती हैं तो संघर्ष जो है वो अप्रक्रियात्मक होता है। तो यह किनका कथन है, यह जो है वो L.A. कोजर के द्वारा कहा गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी L.A. कोजर। आगे है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। आप लोगों को याद होगा भारत चाइना युद्ध, और भारत चीन युद्ध के दौरान ही सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 26 अक्टूबर 1962 के समय। आगे है कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ देखिए विवेकाधीन अनुदान अनुदान कहा है। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है अनुच्छेद 275 में और अनुच्छेद 282 में, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 282, क्योंकि यहाँ विवेकाधीन मेंशन है। अगर हम लोग अनुच्छेद 275 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि राज्यों को विचलन बाद राजस्व घटा अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, विवेकाधीन अनुदान की जैसे ही बात आएगी आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 282। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 164 का 1A। अनुच्छेद 164 का 1 ये कहता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 सदस्य। आगे है कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत की संसद जो पार्लियामेंट है वो मुख्य रूप से ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15,000 प्रत्येक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा गया है। तो संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है किसको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, जो कि भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये आपको बताना है। नागरिकता आप लोग पढ़े ही होंगे, नागरिकता का जिक्र कहाँ कहाँ है, भाग 2 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 5 से 11 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है स्वीकार कब किया गया। एक डेट तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946, और अगर पूछे कि स्वीकार कब किया गया तब होगा 22 जनवरी 1947। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22 जनवरी 1947।
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, आपसे पूछ रहा है। देखिए, मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है। उनके अध्यक्ष तो थे B.R. अम्बेडकर। इनके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. माधव राव, फिर डॉक्टर K. मुंशी, मणिकलाल मुंशी, ये सब जो थे K. मुंशी, मणिकलाल मुंशी, ये सब जो थे वो मसौदा समिति के सदस्य थे। यहाँ पूछ रहा नहीं कौन थे, तो AB ठक्कर जो है वो नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वो अक्सर देखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर कौन सा पशु जो है वो अक्सर देखा जाता है, तो वो देखा जाता है बैल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की बात कीजिएगा तो इसका खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और इसका विस्तार जो था वो ट्रायंगुलर शेप में था, यानी कि त्रिभुजाकार था। आगे है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था किस काल में? नवपाषाण काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवपाषाण काल में। आगे है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख नहीं। द्वितीय शिलालेख जो है वो मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 13वां शिलालेख नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 13वां शिलालेख, जिसमें कि कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय प्रवर्तन का बात कहा गया है। 11वां शिलालेख नहीं। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि 12वें शिलालेख में ही स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करने की बात जो है वो कही गई थी। आगे है कि कौन जो है वो आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र भोज हो, अभिनव भोज हो, आंध्र पितामह हो, यह सब किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णदेव राय। एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय में एक पुर्तगाल यात्री था डोमिगोस पायस, वो किसके समय में आया था? तो वो डोमिगोस पायस जो था वो यही कृष्णदेव राय के शासनकाल के समय आया था, ध्यान रखिएगा। आगे है कि मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? तो मांडू विजय जो है वो दक्षिण विजय की कुंजी थी, यह कहा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीर खुसरो। नेक्स्ट है कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सैयद वंश कब से कब तक था? 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश था और इसकी स्थापना जो है वो खिज्र खान के द्वारा किया गया था, जो कि कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिज्र खान जो था वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है और अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखता है। नेक्स्ट है कि अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या है? तो अकबर के विचार सुलह कुल का आशय है सार्वभौमिक शांति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर की बात कीजिएगा तो अकबर का जो टेन्योर है वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासन भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता होगा कि सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर वायसराय बनकर आया था वो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो कि 1505 में आया था। फिर पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वो कोचीन में खोली थी। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था, तो वो था गोवा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि यानी कब? लॉर्ड ब्लेजली के समय, लेकिन इससे पहले भी एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो था वो सहायक संधि की शुरुआत किया था। यहाँ पूछ रहा है कि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो वो था हैदराबाद का निजाम, जो कि कब किया था? 1798 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद के निजाम। आगे है कि तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से लेकर 92 ईस्वी तक लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में किया गया। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियमित कब किया गया? 1793 में किया गया। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन कब किया गया था? 1853 में, जब लॉर्ड ब्लेजली का समय चल रहा था। और मद्रास हार्बर की बात कीजिएगा तो यह 1881 के साथ मैच करेगा। इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि आपके दिमाग में नाम आ जाना चाहिए एनएम जोशी, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1920। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जो है वो 1875 में बंबई में की गई थी। 1875 में स्थापना हुई थी आर्य समाज की, और किनके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्य समाज। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे। तो प्रथम हिंदी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत। वहीं अगर आप लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसको मिला है, उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट है कि आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता जो है वो रोजर बेकन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हिटलर जो है वो युवा अवस्था या बचपन की, कहीं कहीं बचपन अवस्था भी लिखा हुआ रहता है, कहीं युवा अवस्था भी लिखा रहता है, कि प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था। तो हिटलर जो है वो चित्रकार बनना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रकार। हिटलर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैंप की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी। तो चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति हुई थी 1911 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1911 में। और 1911 में हुई चीनी क्रांति का जो नायक था वो कौन था, सनायत सेन था। यह भी आपको नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है वो भारत में नवीनतम है। तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन है, गोंडवाना चट्टान प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोंडवाना। नेक्स्ट है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे जो है वो किस हिमालय पर स्थित है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सियाचिन हो या फिर हिस्पर दर्रा हो, यह सब जो है वो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का भाग है, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है वो ट्रांस हिमालय पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है। देखिए आपसे यहाँ पूछ रहा सार्वजनिक क्षेत्र की, अगर आपसे पूछे निजी क्षेत्र का तब हो जाएगा जामनगर, क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा सार्वजनिक क्षेत्र की, तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो आंसर होगा कोयली नहीं बल्कि ये कोची होना है, यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। तो ये आंसर आपका कोची हो जाएगा। तो सार्वजनिक क्षेत्र पूछे तो कोची और निजी क्षेत्र पूछे तो जामनगर। नेक्स्ट है कि किस धार्मिक समुदाय के देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में हुआ था। तो 2011 में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुआ था जैन समुदाय के लोगों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन समुदाय। आगे है कि अधोलिखित में सही सुमेलित कौन है, यह आपको बताना है। एक जलाशय एक साइड है, दूसरे साइड राज्यों के नाम लिखा है। भवानी सागर तमिलनाडु बिल्कुल सही है। गांधी सागर हिमाचल प्रदेश ये गलत है। गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राणा प्रताप सागर राजस्थान सही है, और भद्रा कर्नाटक ये भी सही है। आगे है कि भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो यह किस वर्ष पारित किया गया था, 1986 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 यह कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव जो है वो किस प्रश्न पर केंद्रित था। तो यह किस प्रश्न पर केंद्रित था, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर केंद्रित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य 1906 में बनाया था बड़ोदरा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो वह प्रथम भारतीय पत्रकार जिनको की कारावास की सजा दी गई थी वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको कि बिना ताज का बादशाह के नाम से भी जाना जाता है।
जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? तो फतहुल मुजाहिदीन के लेखक है टीपू सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीपू सुल्तान। आगे है कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IP एड्रेस। आगे है कि भारत का कौन सा शहर जो है वो सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से मैसूर को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैसूर। आगे है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता हैं। तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता है चार्ली चैंपियन। आगे है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है? तो लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय। नेक्स्ट है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल जो है वो आयोजित नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी की अगर बात कीजिएगा तो उनका नाम है रानी रामपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी रामपाल। आगे है कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो खेलो इंडिया में शीतकालीन खेलों की शुरुआत जो है वो 2020 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो कोफी अन्नान किस देश से संबंधित है? घाना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल को दर्शाता है। WHO के मुख्यालय की अगर बात कीजिएगा तो WHO का मुख्यालय है पेरिस नहीं बल्कि जेनेवा है। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। गैट का मुख्यालय जेनेवा है, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर इंटरपोल की बात कीजिएगा तो इंटरपोल का वाशिंगटन DC, ये भी गलत है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? लियोन फ्रांस में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। एक साइड महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं और दूसरे साइड दिनांक है जिसको आपको मैच करना है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात कीजिएगा तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरह से मैच करने के बाद इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। आगे है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस गति नियम से? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर में निकल कर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गति के दूसरे नियम से। आगे है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है? ऊर्जा संरक्षित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा। आगे है मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेटिना। आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अगर बात कीजिएगा तो आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए Na2CO3। आमतौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आमतौर पर इसे धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वॉशिंग सोडा।
आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल की अगर बात कीजिएगा तो लैक्टिक अम्ल किसके साथ मैच करेगा? दूध के साथ। एसिटिक एसिड यानी CH3COOH सिरका के साथ। साइट्रिक एसिड की अगर बात कीजिएगा तो नींबू के साथ। और ब्यूटेरिक एसिड की अगर बात कीजिएगा तो दुर्गंध युक्त मक्खन के साथ जो है वो मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर है कि जड़ें जो हैं वो विकसित होती हैं, तो जड़ें जो है वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? आप लोग एक चीज पढ़े होंगे कि 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जोड़ी। आगे है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड बीमारियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके कारक नाम दिए गए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्लेग की, तो प्लेग जीवाणु से होने वाला बीमारी है। एड्स की अगर बात कीजिएगा तो विषाणु से होने वाला बीमारी है। गंजापन की अगर बात कीजिएगा तो यह कवक से होता है। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरह से मैच करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि गर्मी, तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऊष्माप्रवैगिकी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है कि निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, यह भी सही है। दूरदर्शक का आवर्धन जो है वो इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ाने के साथ बढ़ता है, यह सही है। और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन इसके अभिदर्शक की फोकस दूरी के बढ़ाने के साथ बढ़ता है, ये गलत है। बढ़ाने के साथ ये घटता है, दूरी बढ़ाने के साथ ये घटेगा। तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। द्रव जल में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, यह भी सही है। जल की उच्च गलन उष्मा होती है, यह भी सही है। जल एक अघूर्णी अणु है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? तो किसी नाभिक के गामा क्षय से ना तो नाभिक के द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। तो एक साइड यौगिक का नाम दिया गया है और एक साइड उसके प्रकृति का जो है बात कही गई है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कीजिएगा तो यह क्षार होता है। कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात कीजिएगा तो यह क्षारक यानी बेस के साथ मैच करेगा। एसिटिक एसिड की अगर बात कीजिएगा तो यह क्षीण अम्ल के साथ मैच करेगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कीजिएगा तो यह प्रबल अम्ल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे समानता पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? देखिए, पॉन्ड सिल्क जो है वो किसको कहा जाता है? अस्पाइरोगाइरा को कहा जाता है, क्योंकि इसके तंतु जो है वो घूमने पर फिसलन भरे होते हैं। इसके जो तंतु होता है वो छूने पर फिसलन भरा होता है, इसीलिए इसको पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्पाइरोगाइरा। आगे है कि डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? तो यह जो है वो अंतरावस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंतरावस्था। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? तो ऑर्गो कैल्सीफेरोल किसको कहा जाता है? विटामिन D2 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन D2। आगे है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपृथ्वीन यानी खर पतवार को उपयोगी पाया जाता है? तो यह जलकुंभी को पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलकुंभी जो है वो पानी को 40% तक साफ करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि किस पाल वंशीय शासक के काल में 1097-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र या जो मिथिला वाला क्षेत्र है उसमें कन्नौट वंश की स्थापना हुई थी? तो किस पाल वंशीय शासक के द्वारा हुआ था? रामपाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामपाल।
नेक्स्ट है कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1942। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार का क्षेत्रफल है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध है राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 कि भारत में योजना आयोग का गठन कैसी नियोगी समिति के संस्कृति पर हुआ है, इस आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और किसके सिफारिश पर हुआ है, तो कैसी नियोगी समिति के संस्कृति पर हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि योजना काम और उत्पादन, कहीं कहीं आप इसको पढ़े होंगे, भोजन काम और उत्पादन। तो भोजन काम और उत्पादन का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो यह दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का टेन्योर कब से कब तक था, 1985 से लेकर 1990 तक। और यह जो है वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था, और इसी में जवाहर रोजगार योजना जो है वो प्रारंभ किया गया था। आगे है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था, तो सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना जो है वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी जो है वो एम एस स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कृषि मूल आयोग की स्थापना कब हुई है, तो कृषि मूल आयोग की स्थापना जो है वो 1965 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965। किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल अर्थात क्रय शक्ति कम होती है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उस अवस्था को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो आधुनिक बैंकिंग का विकास जो है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, नीदरलैंड में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, एक कंप्लीट बिहार दरोगा का भी सेट जो है वो अल्टरनेट बेस पर, मतलब एक दिन शाम को आपको यह रिवीजन वाला सेट मिलेगा, जैसे कि आज आपको यह रिवीजन वाला सेट मिलेगा, तो कल आपको एक्सप्लेनेशन वाला सेट मिलेगा, फिर परसों रिवीजन वाला सेट मिलेगा, फिर उसके नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला आपको सेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।